चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। एक नया चैप्टर है क्लास 11th का, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क। आप अपने डेली लाइफ में डेली ऐसा करते हैं, वर्क काम आप हमेशा करते हैं, ठीक है। तो वर्क समझते हैं फिजिक्स के टर्म में, वर्क क्या होता है, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, कब वर्क होगा या कब वर्क नहीं होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए वर्क की बात करते हैं। तो एक हम बॉडी लेते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं इसका मास m है, ठीक है। इसका मास कितना है भाई, m है। अब मैं क्या करिए, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, और एक सरफेस है, तो बिल्कुल हम जो ये सरफेस लेंगे बिल्कुल स्मूथ सरफेस लेंगे। यहाँ पे फिलहाल आपको समझने के लिए बस स्मूथ सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है कि इस बॉडी पे फोर्स लगाया है भाई, जिसका मास m है। तो आपको दिख रहा होगा, फिर यह समझ में आ रहा होगा कि फिर इसके अंदर क्या होने वाला है, इस बॉडी पे क्या होने वाला है। ये बॉडी क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। किधर मूव करेगा, ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद चल के सपोज करते हैं बॉडी कहीं यहाँ पे आ गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मान लेते हैं कि चलिए भाई ये ऐसे डिस्टेंस कवर किया बॉडी ऐसे डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद कहीं अभी सपोज करते हैं पॉइंट ए पे है, फिर कहाँ आ गया, पॉइंट बी पे बॉडी आ गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का बीच का जो डिस्टेंस है वो एस है। ये देखिए मूव किया बॉडी हमारा, अभी पॉइंट ए पे है, जब हमने फोर्स लगाया तो ये कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे, और कितना डिस्प्लेस हुआ, एस। जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस्ड हुआ है। ये कब किया, जब हमने फोर्स लगाया। और एक चीज़ आप और दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हुआ है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव भी है, ठीक है। तो देखिए, तो वर्क डन की बात करते हैं। तो देखिए वर्क होता है कि अगर किसी बॉडी पे हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी जो हमारी है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो, तो हम लोग ये बोलेंगे भाई कि भाई हमने इस बॉडी पे वो काम किया है या फिर वर्क किया है। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बॉडी पे काम किया है या फिर यहाँ पे वर्क डन हुआ है, ठीक है। ये होता है वर्क। अच्छा, इसका फार्मूला भी देखते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला आप बचपन में कभी पढ़े होंगे, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे इसको, वर्क डन का फार्मूला। तो वर्क डन को चलिए डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू आप पढ़े होंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही पढ़े थे आप। तो यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ है इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, एस है। तो फोर्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। थोड़ा और देखते हैं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डायग्राम और बनाते हैं यहाँ पे। चलिए आपको समझने के लिए एक सरफेस और लेते हैं। यहाँ पे बॉडी लेते हैं, अभी पॉइंट ए पे है। अब हमने फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे यहाँ पर, ठीक है। तो भी बॉडी क्या करेगा भाई, मूव करेगा। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली बॉडी मूव करेगी। तभी पॉइंट ए पे है, चलिए मूव करके फिर से किसी पॉइंट बी पे बॉडी आ गई। अभी भी मास वहीं लेते हैं m, ठीक है। तो ए से बी तक का कुछ डिस्टेंस हो गया, बॉडी कुछ डिस्प्लेस्ड हुई है, तो मान लेते हैं चलिए भाई ऐसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स हमने एफ लगाया हुआ है। तो भाई अब देखिए यहाँ पे अगर हमने डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पे, अगर फोर्स लगा करके बॉडी का, तो वर्क यहाँ पे हुआ कि नहीं, अब ये समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था वर्क क्या होगा भाई कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं बॉडी अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस फोर्स के कारण इस बॉडी पे वर्क किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने फोर्स कुछ एंगल पे लगाया है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो क्या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। अब देखिए जो जाहिर सी बात है, तब इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है।
एक इधर आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव की है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है भाई, एफ कॉस थीटा। ठीक है, मतलब बॉडी आगे की तरफ मूव की है या बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव की है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। मतलब यही ये फोर्स है जो कि इसको आगे मूव कराने का काम कर रहा है और इसी फोर्स के कारण इस पर काम हो रहा है। ठीक है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया है एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो क्या जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव की नहीं की, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स हमारा इस फोर्स के कारण वर्क डन नहीं होगा, या आप ये बोल सकते हैं इस फोर्स के कारण वर्क डन हमारा 0 होगा। ठीक है, वर्क डन तभी होगा जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये फोर्स तो हमने कुछ एंगल पर लगाया था हॉरिजॉन्टल से, बट इसका एक कंपोनेंट आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, जो कि इस बॉडी को आगे मूव कराने का या डिस्प्लेस्ड कराने का काम कर रहा है। मतलब यही फोर्स है जो कि इस पर काम कर रहा है। तो वर्क डन देखिए तब क्या हो जाएगा इस केस में, वर्क डन तब वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए इस केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स कितना है भाई, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब देखिए W इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा वेक्टर के फॉर्म लिखिए तो आप अच्छे से समझेंगे। तो W इज इक्वल टू देखिए एफ एस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, और वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब पढ़े होंगे जैसे ए डॉट वेक्टर बी को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसी तरीके से ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट किया गया है। यहाँ पे फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो वेक्टर का हम लोग क्या किए हैं, डॉट किए हैं। तो अगर हम दो वेक्टर का अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन हमारा क्या होने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। तो ठीक है, तो वर्क डन आप याद रखेंगे क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट देखिए क्या होगा इसका, तब यूनिट तो W इज इक्वल टू देखिए यूनिट क्या होगा वर्क डन का, यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो वर्क डन का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट होगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं जूल। यही किसके बराबर होगा भाई, जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब अब जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, मतलब वर्क डन क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी होता है। वर्क डन क्या हुआ, एक टाइप का एनर्जी हुआ, इसलिए वर्क डन का यूनिट क्या आया, जूल आया। ठीक है, तो इसका यूनिट दोनों होगा, हो सकता है न्यूटन मीटर भी हो सकता है और जूल भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो यूनिट रहा ये CGS यूनिट रहा, सॉरी SI यूनिट है। ठीक है, आगे CGS यूनिट की बात करते हैं। देखिए CGS यूनिट होगा इसका, आप लिख लीजिएगा, CGS यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो वर्क डन का जो CGS यूनिट होगा ये हमारा अर्ग होगा। ठीक है, वर्क डन का जो CGS यूनिट होगा वो अर्ग होगा, या इसको देखिए डाइन सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है। इसको डायरेक्ट हम जूल को अगर बात करें तो इसका CGS यूनिट होता है अर्ग होता है। ठीक है, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू होगा 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको और अच्छे समझते हैं हम लोग अब। तो देखिए इसी को लेके आगे पढ़ते हैं। सपोज करते हैं किसी बॉडी में फोर्स अप्लाइड है, या अप्लाइड फोर्स मैं लिख दे रहा हूँ F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस
एफ जेड के कैप एंड डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू कुछ हुआ होगा, मान लेते हैं चलिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है भाई, देखिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब हमको क्या करना, मैंने आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, फोर्स कितना लग रहा है किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया है, ये थ्री डायमेंशन में बनाया लिखा हुआ हूँ। तो वर्क डन हमको बताना है, वर्क डन कितना होगा बॉडी पे। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन आपको करने बताया गया था वेक्टर में, इजीली, बिल्कुल इजी तरीका। क्या कि आई का कोफिशिएंट आई कोफिशिएंट के साथ होगा, जे कोफिशिएंट जे के साथ होगा, के का के के साथ होगा, करेंगे तो x इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई प्लस जेड इंटू एफ जेड, ये हमारा वर्क डन होगा किसी बॉडी, ठीक है। अगर वेक्टर के फॉर्म में आपको दिया रहे, फोर्स गिवन रहे और डिस्प्लेसमेंट गिवन रहे और वर्क डन पूछे, तो आप इसी तरीके से डॉट मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करेंगे आप वर्क डन, ठीक है। ये बिल्कुल इजी तरीका है, इस तरीके से ये पहले आप पढ़ चुके हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन में। आगे देखते हैं, थोड़ा वर्क को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क डन हम ये जानेंगे कब हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब नेगेटिव होगा या फिर कब जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। तो तीन ही चीज़ हो सकता है। तो पहला देखिए, फर्स्ट लेते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा समझिए, फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन देखिए कब होगा, जब हमारा कॉस थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा भाई, सिंपल से पहले ही बात कर लेते हैं, 0 डिग्री पे होगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देन कॉस 0 क्या हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा, या कॉस थीटा तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कॉस थीटा 1 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, या इसी को आप मैक्सिमम वर्क डन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में देखिए क्या हुआ है, ये कब होगा, जब फोर्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए किसके भाई, डिस्प्लेसमेंट के। तो उस केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा, और कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। देन अगर यहाँ पे कॉस 0 1 हो गया तो वर्क डन क्या मिला, केवल एफ एस के बराबर मिला, और यही हमारा मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, ध्यान रखेंगे आप, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की बात करते हैं। देखिए जीरो वर्क डन कब होगा भाई, तो फॉर्मूला वही W इज इक्वल टू क्या, एफ एस कॉस थीटा। जीरो वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए,
90 डिग्री हो जाए। थीटा अगर 90 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, कहीं इस डायरेक्शन में बॉडी का हो रहा है। किसी बॉडी को ने फोर्स इधर लगाया बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए कब होगा, जब फोर्स परपेंडिकुलर टू क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट की। हम केवल एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में कॉस थीटा कितना होगा बालक, 0 होगा। अब कॉस थीटा अगर 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा, 0। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब आप देखते होंगे कि भाई अगर आप कहीं पे फोर्स अप्लाई करें, या ऐसे सपोज करते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं कूली होते हैं जो कि आपका सामान लेकर के अपना सिर पे लेकर के वो आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए वो जो सामान ले जा रहा है हमारा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। इनके ऊपर आपका सामान है, कुछ मास होगा इसका, और ये किस डायरेक्शन जा रहे हैं, कहीं इस डायरेक्शन में भाई मूव कर रहे हैं। ये कौन है भाई, ये कूली है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसा होगा। अब इस पर फोर्स देखिए, जो सामान आप रखे हुए हैं इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, कितना mg। अब यही फोर्स का काम कर रहा है। तो वेट देखिए जो ये फोर्स का काम कर रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फोर्स कहाँ लगा, mg नीचे की तरफ। इनके बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। मतलब कूली का जो वर्क डन किया, हमारे सामान जो लेके जा रहा है कूली, तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कूली कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कूली कोई काम नहीं किया, आप फर्जी में उसको पैसे देते हैं फिर, ठीक है। तो कोई भी अगर बॉडी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, उस केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव वर्क डन, थर्ड। थर्ड देखते हैं नेगेटिव वर्क डन। भाई देखिए नेगेटिव वर्क डन कब होगा, फार्मूला फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। वर्क डन का फार्मूला होता है Fs cos थीटा। अब देखिए अगर फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो भाई, इधर हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो इस केस में देखिए मैं लिख सकता हूँ थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा तब, 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एंटी पैरेलल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल हो जाए तो उस केस में थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो cos 180 जो होता है, या cos थीटा इस केस में हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, अगर ये -1 हो गया तो ये लिख सकते हैं -Fs। तो इस केस में देखिए वर्क डन जो आया हमारा निगेटिव आया, ठीक है। वर्क डन क्या आया, निगेटिव आया। इसको हम लोग मिनिमम वर्क डन भी बोल सकते हैं। ये हमारा मिनिमम वर्क डन भी होगा, ठीक है। ये होगा हमारा नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। आप ये केस देखे होंगे जैसे स्प्रिंग के केस में होता है, ठीक है। स्प्रिंग केस में जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
ठीक है, अभी तक हमने जो वर्क डन पढ़ा वो कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा। ठीक है, अब हमारा फोर्स अगर वेरिएबल हो जाए तो उस केस में देखिए वर्क डन कैसा होगा। तो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। चलिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हुआ, एक्स मान लेते हैं, और ये हमारा फोर्स एक्सिस हुआ। फोर्स जो होगा इस तरीके से वेरी करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो किसी टाइम मैं सपोज कर लेता हूँ कि भाई ये हमारा मिनिमम कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सपोज करते हैं dx, और उस टाइम जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना रहा होगा, F होगा। ठीक है, तो देखिए वर्क डन भी क्या होगा हमारा, बहुत स्मॉल होगा इस केस में। तो वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो वर्क डन बहुत स्मॉल होगा। dw इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, f डॉट dx, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमको टोटल वर्क डन अगर निकालना है सपोज करते हैं कहीं से, तब उस केस में क्या करेंगे भाई, इसको हम डिफरेंशिएट करें, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा f डॉट dx। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल फोर्स के लिए होगा। यहाँ पे फोर्स हमारा वेरी करेगा। अगर इस केस में सपोज कर लेते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर हैं, तो हमारा जो वर्क डन होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन वर्क डन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f dx। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन थोड़ा सा ग्राफ की भी बात कर लिए हैं। तो इंटीग्रेशन हमको, मैं आपको बताया था कि भाई इंटीग्रेशन हमको एरिया बताता है किसके किसके बीच। यहाँ देखा जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर हमको ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा हमको क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए हमारा रहा वर्क डन। चलिए, ये वर्क डन यहाँ पे खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, तो सबसे पहले ही बात आता है एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी देखिए, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि भाई काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जिसके अंदर काम करने की क्षमता है, वह वर्क करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। मैंने आपको ये बताया था अभी पहले कि वर्क डन, तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर वर्क करने की कैपेसिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या है भाई, एनर्जी है। ठीक है, तो कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी ढेर सारे टाइप के होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। एनर्जी के ढेर सारे टाइप होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी। हमको यहाँ पे डिस्कस करना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी के ढेर सारे टाइप होंगे, मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ नाम भी लिया था, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है, इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, या फिर ये इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हमको क्या बताएगा, मैकेनिकल एनर्जी बताएगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इसको के ई भी लिखते हैं या फिर डायरेक्ट के भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, अगर किसी बॉडी को अगर हम मूव कराएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसके अंदर कुछ एनर्जी है। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एनर्जी है, तभी वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब यह क्या होगा, मेरे अंदर एनर्जी है। तो देखिए किसी भी बॉडी के अंदर अगर उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी होती है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी के को अगर उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा तो सपोज करते हैं भाई कोई बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, ये मूव करी किसी वेलोसिटी v से, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसके अंदर कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, देखिए हम काइनेटिक एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर हो जाएगा हाफ mv² के। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ mv² के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से इसका थोड़ा सबसे पहले भाई ये काइनेटिक एनर्जी होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ये तो अब लिख लेंगे, ये चलिए लिख लेता हूँ। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिट की बात करते हैं भाई। यूनिट एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पहले मास का क्या होगा, केजी, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड होगा। ठीक है, बट स्क्वायर किया गया तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। अब ये तो हमारा एमकेएस सिस्टम में रहा, ये हमारा एमकेएस सिस्टम है। एसआई सिस्टम में बात करें, एसआई सिस्टम में बात करें तो इसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा। ठीक है, इसको हम लोग जे से डिनोट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगा, जूल। ये हमारा जो होगा, ये देखिए एमकेएस यूनिट में है या एमकेएस सिस्टम में है, ये एसआई सिस्टम में है। आगे बात करते हैं, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तब सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैंने इससे पहले वर्गन में बताया था कि इसका जो सीजीएस यूनिट होगा वो क्या होता है भाई, अर्ग होता है। और अर्ग और एनर्जी में मैंने आपको रिलेशन भी बताया था क्या होता है। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यूनिट की बात कर ली है। आगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए सपोज करते हैं भाई कि हमारे पास फिर से वही डायग्राम, बॉडी है m, इसका मास कितना है m। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, हमने क्या किया यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। सपोज कर इनिशियली क्या रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा। इनिशियली क्या रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा। हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ होगा और इसका कुछ ये वेलोसिटी भी गेन किया होगा, कुछ वेलोसिटी भी गेन किया होगा। तब यहाँ पे आने के बाद मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई, क्योंकि अब इसके अंदर अब ये मूव करने लगा, इसका मतलब इसके अंदर मोशन के कारण कुछ एनर्जी गेन कर लिया होगा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मान लिए कि भाई अभी इसीलिए रेस्ट में जब हमने इस पर फोर्स F लगाया तब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, कितना हुआ S हुआ, और उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो देखिए तो मैं बात करने चल रहा हूँ एनर्जी की। तो हमको पता है
भाई वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको भी इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम पढ़े थे, याद होगा आपको कि भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन की बात कर लिए हैं, तो एक्सेलरेशन में हम लोग u की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई v स्क्वायर बाई 2s। अब a की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो पुट करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी स्क्वायर बाई 2s, ठीक है। बॉडी पे हमने कितना फोर्स लगाया तब mv स्क्वायर बाई 2s के बराबर फोर्स लगाया है। अब हम बात करने चल रहे हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इंटू एस, ठीक है। तो फोर्स कितना है mv स्क्वायर बाई 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है s, यहाँ s कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए वर्क डन आ गया भाई, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन एक टाइप का क्या होता है एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे हुआ। हमने देखिए क्या किया, इस बॉडी पे जब फोर्स लगाया तो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स कुछ काम किया, ठीक है, और वही काम या वही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो वर्क डन हमने किया है या बॉडी जो या जो यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स जो वर्क डन किया है वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये अगर हमारा वर्क डन आया हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना रहेगा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर हम लोग किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या मैंने बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज in kinetic energy change in kinetic energy of the body। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा, या फिर लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, चेंज कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है चेंज, ठीक है। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है भाई कि वर्क डन इज इक्वल टू जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ फोर्स लगाया है, इस पर F लगाया है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया है और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी में, तो ये यहाँ पे आ गया
और यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मान लेते हैं कितना हो गया भाई, v हो गया। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं कि v² माइनस u² अपॉन 2s, यही लिखेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू v² माइनस u² बाई 2s। अब देखिए ये जो बॉडी है इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इसमें कुछ ये फोर्स जो है कुछ वर्क किया होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, तब वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस लिखेंगे, तो W इज इक्वल टू लिखा जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है m इंटू v² माइनस u² बाई 2s इंटू एस, ये डिस्प्लेसमेंट, तो एस एस कैंसिल हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया 1/2m v² माइनस u²। अच्छा, इसको और अच्छे से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, तो हाफ m v² माइनस हाफ m u²। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि हाफ m v² होता है, तो देखिए यहाँ पे जो हाफ m v² है ये हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताएगा, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताएगा। तो मैं वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये वर्क डन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू इसको डेल्टा के लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे। ठीक है।